students, welcome to in your class 8. I explain your chapter number 23, subject Hindi व्याकरण. Okay, chapter number 23 name is विराम चिन्ह, punctuations. So बेटा आज हम आप लोगों को आपके हिंदी व्याकरण की पाठ 23 को पढ़ेंगे. 23 में विराम चिन्ह को बताएंगे. विराम चिन्ह क्या होता है? जैसे हम कोई गद्य या पद्य या कोई हिंदी में लाइन लिखते हैं बेटा, तो वो सिंबल का बहुत ही यूजफुल होता है. बिना विराम चिन्ह के, बिना पंक्चुएशंस के आपकी लाइन अशुद्ध मानी जाएगी, इनकरेक्ट मानी जाएगी. ओके, तो आइए देखते हैं इसमें. विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव. विराम का मतलब होता है स्टे यानी ठहराव. भावों और विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट तथा बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग आवश्यक है. भावों को अच्छा बनाने के लिए, मतलब आपके लाइन जो है, आपके सेंटेंस जो है, उसको अच्छा दिखाने के लिए हमें विराम चिन्हों का बहुत ही अत्यधिक आवश्यक है. इसमें वाक्य विन्यास तथा भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है. अब वाक्य विन्यास इसमें यानी वाक्य के विन्यास में तथा भावों की अभिव्यक्ति में स्पष्टता आ जाती है और सौंदर्य भी बढ़ जाता है, मतलब अच्छा दिखने लगता है. जैसे दिया है बेटा, रोको मत जाने दो. जैसे ये कह रहे रोको मत जाने दो, अब इसमें फुल स्टॉप देखो लगा है, तो ये फुल स्टॉप भी विराम है. यहाँ देखो रोको में अब इसमें नहीं दिया है ना कॉमा, लेकिन यहाँ पे कॉमा दे दिया. रोको और यहाँ पे क्या दे दिया, मत जाने दो. यहाँ पे क्या दिया, रोको मत और यहाँ पे जाने दो. अब देखो इसमें अलग अलग तरीके से, जैसे क में हो गया, इसमें कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है. क में रोको मत जाने दो, कौन सा अर्थ कह रहा है, किसको रोक रहा है. दूसरे में क्या कह रहा है, तो वाक्य ख और ग में अर्थ तो स्पष्ट है, यानी रोको, उसको रोको और मत जाने दो. और तीसरे में रोको मत जाने दो, तो में स्पष्ट है लेकिन एक दूसरे को उल्टा अर्थ मिलता है. वाक्य ख में रोको के बाद अल्प विराम आया है, अल्प विराम इसको कहते हैं, और अल्प विराम आया है, रोको के बाद अल्प विराम लगाने से रोकने के लिए कहा गया है. और वाक्य ग में रोको मत के बाद अल्प विराम लगाने से किसी को न रोक कर जाने के लिए कहा गया है. देखिए अर्थ बदल गया है, यानी पहले वाले में क्या था, अरे ख वाले में कुछ पता नहीं चल रहा, स्पष्ट है, फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, पूर्ण विराम. फुल स्टॉप को पूर्ण विराम हिंदी में कहते हैं. अब रोको अर्ध विराम आ गया, अल्प विराम, मत जाने दो पूर्ण विराम आ गया. यानी पहले कह रहा है रोको, फिर उसके कह रहा है मत जाने दो, फिर कह रहा है रोको मत, उसको मत रोको, फिर उसके बाद जाने दो. ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से देखिए, इसी तरीके से स्पष्ट होता है हमारा चिन्ह. अब हम इसको कुछ सिंबल को देखते हैं कैसे. जैसे भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग हम लिखित भाषा में करते हैं, लिखित मतलब लिखने में, मौखिक नहीं लिखित, यानी लिखने में, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं. जैसे अब देखिए ये पूर्ण विराम को इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट बेटा मीनिंग है, इसको फुल स्टॉप ऐसे होता है. अल्प विराम को कॉमा ऐसे कहते हैं. अर्ध विराम यानी सेमी कॉलम, ये और ये होता है सेमी कॉलम. प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोग जानते हैं, क्वेश्चन मार्क. विस्मयादिबोधक यानी एक्सप्लेनेशन मार्क भी आप लोग जानते हैं. उदाहरण, इसको थोड़ा सा और उदाहरण चिन्ह भी देखिए आप लोग जानते हैं बेटा. उदाहरण चिन्ह है. फिर उसके बाद योजक चिन्ह भी आप लोग जानते हैं, ये योजक है यानी हाइपन, जो आप लोग कहते हैं सर ये क्या है. कोष्टक ब्रैकेट जानते हैं. लाघव चिन्ह क्या होता है, एब्रीविएशन यानी जीरो वाला. देखो त्रुटि परक या हंस पद साइन आप लेफ्ट वर्ड में, ये लेफ्ट वर्ड का साइन है. विवरण चिन्ह देखिए, ये कॉलन तथा डैश की चिन्ह है. उपविराम क्या होता है, उपविराम ये वाला उपविराम होता है यानी अपूर्ण विराम. और निर्देशक चिन्ह क्या होता है, ये वाला यानी डैश. ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ चिन्ह हैं, इसको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो फुल स्टॉप देखिए यानी पूर्ण विराम. किसी बात के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. जैसे हिंदी में हमेशा हम जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो इसकी पूर्णता दर्शाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का, यानी ये. तो ये क्यों होता है, जब कोई एक लाइन कंप्लीट हो जाती है सेंटेंस, तो इसी चिन्ह का यूज करते हैं. जैसे तुम स्कूल जाओ के बाद देखो लगा है ना, तो यानी ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. नदी बहती है, यहाँ भी लगा है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया. ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट है. आप नेक्स्ट में क्या है, अल्प विराम यानी कॉमा क्या कहते हैं, कॉमा हम ऐसे लगाते हैं. ठीक है, तो इसका प्रयोग किसी विशेष शब्द पर बल देने के लिए होता है.
समान शब्दों को अलग करने के लिए तथा उपवाक्यों और वाक्यों को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब फुल स्टॉप लग गया पूरा, लेकिन जब कॉमा लगाएंगे तो यानी 2-2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, इस प्रकार से उपवाक्य को अलग करने के लिए ऐसे होते हैं। जैसे सुनीता, देखिए सुनीता, कविता, बबीता, तीनों के बीच में 2 कॉमा आए हैं, यानी सुनीता कविता और बबीता को अलग अलग कर रहा है। अगर कॉमा नहीं हटाते तो गलत हो जाए। और कविता सविता कल जाएंगे। अब यहाँ फुल स्टॉप आया है लेकिन यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यानी अल्प विराम लगा दिया है। राधा, अब राम, राम तुम मेरे साथ चलो, राम तुम मेरे साथ चलो। अब एक ही में होता है राम तुम मेरे साथ चलो तो खराब लगता देखने में। अल्प विराम का प्रयोग कुछ स्थितियों में और भी होता है, जैसे जब किसी उपवाक्य के अंदर दूसरा उपवाक्य आ जाए। जैसे लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, मार काट करती हुई बाहर निकल गई। देखिए इसमें पूर्ण विराम दिया है, अल्प विराम भी दिया है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, डैश भी दिया है। तो देखिए अब ख में हाँ, हाँ के पास भी, फिर यहाँ पश्चात के पास देखिए 2-3 सारी चीज़ सिंपल दी है, ठीक है। एक ही प्रकार के पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को अलग करने के लिए भी कुछ वाक्य आते हैं। जैसे वह परिश्रमी, ईमानदार, स्वस्थ और सुंदर, यहाँ भी अलग एक ही प्रकार के पदबंधों है ना, यानी परिश्रमी है, ईमानदार है, स्वस्थ भी है, तो सबको अलग अलग करेंगे, अल्प विराम लगाएंगे। उद्धरण चिन्ह से शुरू होने वाले, उद्धरण चिन्ह से, उद्धरण क्या होता है, उद्धरण चिन्ह से शुरू होने वाले उपवाक्य से पहले हम ये लगाएंगे, ठीक है। उद्धरण, अब ये उद्धरण चिन्ह है बेटा, मिठाई वाले ने कहा, देखिए कॉमा लग गया, अब यहाँ फुल स्टॉप लगा के यहाँ करेंगे। तो उद्धरण चिन्ह से शुरू होने वाले वाक्य से पहले, अब मिश्रित वाक्यों को विशेषण उपवाक्यों को अलग करते समय ये चिन्ह लगाएंगे। वे स्वामी जी जो पिछले सप्ताह पहले शहर में आए थे आज, देखिए अल्प विराम कितनी जगह यूज हुआ है, तो अलग अलग चिन्ह होता है बेटा। फिर इसके बाद हम चलेंगे अर्ध विराम में, यानी सेमी कॉलम। तो कॉमा ऐसे कॉलम, अब सेमी कॉलम यानी अर्ध विराम, अल्प विराम, तो अब ऐसे करेंगे तो ये सेमी कॉलम है। इसका प्रयोग अल्प विराम से अधिक, देखिए अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए किया जाता है। मतलब इसका प्रयोग अल्प विराम से हम अधिक करेंगे, अधिक के लिए, और पूर्ण विराम से कम देर रुकने के लिए करेंगे। मतलब अल्प से अधिक और पूर्ण से थोड़ा कम के लिए। जैसे वह बहुत दुबला पतला है लेकिन कमज़ोर नहीं है। देखिए अब इसका क्या, अल्प विराम यहाँ पे हमको नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि वहाँ अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक इसको करना है, लेकिन कमज़ोर नहीं, सेंट अलग भी हो गया और पूर्ण विराम, पूर्ण फुल स्टॉप से भी कम नहीं हुआ। गांधी जी नहीं रहे, वे तो अमर हो गए, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक आप जानते हो, क्वेश्चन मार्क, तुम कल कहाँ गए थे, जहाँ, कहाँ, क्यों, कब, प्रश्न जैसे शब्द आए उसके बाद हमेशा पूर्ण विराम जहाँ आप लगाते हैं, पूर्ण विराम का स्थान पर आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अभी लास्ट में लगेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मार्क के बगल में, जैसे कहाँ था कहाँ के लगा दो, ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद लगता है मतलब पूर्ण विराम के स्थान पे, जब वो क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है। कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये सब। अब विस्मयादि बोधक, ये भी मैं आप लोगों को बता दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका प्रयोग हम विस्मय, हर्ष, शोक, इच्छा भावों को प्रकट करने के लिए कहते हैं, यानी आश्चर्य के लिए, दुख के लिए, ऐसे। जैसे अरे तुमने मैं जीत, अरे देखिए यहाँ पे अरे, यानी क्या है, विस्मय हो रहा है, उसको आश्चर्य हो रहा है, तुमने मैं जीत लिया। अब अरे पर लगा, आह पे लगा है, साथियों पर लगा, साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया, मतलब एक हर्ष की बात हो रही है। हाय मोहन फेल हो गया, यानी शोक की बात हो रही है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है बेटा। इतनी लंबी दीवार में देखो एक आश्चर्य हो रहा है, तो दीवार के बाद लगा है ये, ठीक है। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, उद्धरण चिन्ह देखिए, इसको इन्वर्टेड कामा कहते हैं। उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड। जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही हुई बातों को उसी रूप में कहने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं, यानी किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी कहानी, कविता, लघु कथा, पुस्तकों के नाम, व्यक्तियों को, उपनाम आदि को उद्धृत करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे राधा ने कहा, इसीलिए, अब मैंने नहीं गाया, देखिए जो चीज़ें राधा ने कहा उसको इन्वर्टेड कामा में। अगर यहाँ पे हो जाता कि राधा ने कहा, गाना नहीं गाया, राधा नहीं, राधा कल जाएगी, तो यहाँ नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे हो गया राधा ने कहा, राधा ने क्या कहा, तो जो राधा ने कहा उसको इन्वर्टेड कामा कर दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी, अब देखिए यहाँ निराला को, यानी पुस्तकों के नाम, व्यक्तियों के उपनाम, तो सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम क्या है, निराला, तो इसको भी इन्वर्टेड कामा कर दिया, ठीक है। अब सिंगल भी होता है बेटा, ये ध्यान देना, उद्धरण चिन्ह सिंगल भी होता है इन्वर्टेड कामा, डबल में भी होता है, ये वाला और ये वाला। तो जो बोलते हैं, बोलते समय वाले को डबल इन्वर्टेड में करते हैं, और बाकी को सिंगल इन्वर्टेड में करते हैं, ठीक है। पिताजी ने कहा परिश्रम, देखिए कहने वाली जो बात है, पिताजी ने जो कहा उसको हम डबल इन्वर्टेड में करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड में व्यक्ति के उपनाम, पद, पुस्तक, ये सब।
योजक चिन्ह यानी हाइपन, मतलब दो को जोड़ने के लिए जब यूज किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने या तुलना करने के लिए किया जाता है। जैसे माता पिता, देखिए माता और पिता को जोड़ दिया तो और न लगा के यहाँ पे योजक चिन्ह लगा दिया यानी हाइपन। ठीक है। अध्यापक अध्यापिकाएँ, आकाश पाताल, दिन रात, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, इस तरीके से चीज़ें। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। इसमें आते हैं तुलनावाचक शब्द सा से सी पहले भी चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसे अर्जुन सा, तो सा से सी ये तुलना जैसे शब्द है ना, जैसे अर्जुन की तुलना कर रहा है सा से, यानी वो अर्जुन जैसा है तो अर्जुन सा, तो यहाँ भी इसके हाइपन का यूज होगा। मेरी फूल सी, देखिए फूल सी बच्ची, यानी फूल का तुलना अपनी बच्ची से कर रहा है इसलिए तुलना है, तो सा से शब्द के पहले क्या लगेगा, हाइपन जैसे शब्द। कोष्टक ब्रैकेट आप लोग जानते हैं, वाक्य से संबंधित ऐसी जानकारी जिसे अलग से देना हो को कोष्टकों में दिया जाता है। कोष्टक का प्रयोग प्राय वाक्यों के बीच में होता है। जैसे कान्हा, अब कान्हा का नाम कृष्ण भी है इसीलिए कृष्ण को ब्रैकेट में कर दिया, अब पूर्ण विराम तो दिया ही लास्ट में। इसके अतिरिक्त कुछ कोष्टकों का निम्नलिखित के लिए भी यूज किया जाए। देखिए संवादों में अभिनय संकेतों को कोष्टकों में रखा जाए। जैसे रमेश उत्तेजित होकर खड़े होते, देखिए यहाँ पे क्या किया, संवादों में अभिनय संकेत, अभिनय जो हो रहा है यानी कोई अभिनय कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो इसका संकेत कैसे को उत्तेजित होकर खड़ा हुआ, इसलिए इसको ब्रैकेट में कर दे। कविता आगे बढ़कर अपनी सेना से, तो ये भी कहने की बात हो रही, मतलब एक उसकी दर्शा रहा है स्थिति, तो ये भी हो गया ब्रैकेट में। क्रम सूचक अंकों या वर्णों के साथ दिशाएं 4 होती हैं। जैसे अ को देखिए क्रम सूचक को भी कर दिया ब्रैकेट में ना, जितने क्रम सूचक या वर्ण होते हैं। कभी कभी वाक्यों में व्याख्यात्मक शब्दों को कोष्टक में रखा जाता है। कभी कभी जो व्याख्या, जैसे आयुर्वेद, आयुर्वेद की व्याख्या क्या हो रही है कि जीवन देने वाली विद्या है, तो जीवन देने वाली विद्या को ब्रैकेट में कर दिया। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को भी क्या कर रहा है, दुर्जन से कर रहा है, इसलिए भी ब्रैकेट में हो गया। अब लाघव चिन्ह देखेंगे बेटा, अवरेशन वर्ग, इसका प्रयोग शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे बी ए के तो इसे करते हैं ना शॉर्ट के लिए, तो एब्रीवेशन शब्द होते हैं यानी लाघव शब्द होते हैं। MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉक्टर को डॉक्टर देखो लिख के कैसे छोटा कर दिया, तो ये सब होते हैं। यानी फुल फॉर्म जैसे होते हैं तो शॉर्ट फॉर्म होता नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म में ये यूज होते हैं। अब हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह देखिए, हंस पद या त्रुटि परक चिन्ह में साइड और लेफ्ट वर्ड, वाक्य लिखते समय यदि भूलवश कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो वहाँ त्रुटि पूरक चिन्ह का यूज किया जाता है। जैसे अध्यापक ने, अब अध्यापक ने, अब हम अध्यापक ने लिख दिए, अब हमारा बीच में ऐसा लग रहा है कि मिटाने वाली जगह नहीं, तो हम ऊपर ऐसे सिंबल देके पाठ लिखते हैं जैसे आप लोग लिखते हैं बेटा, तो ये दिखाने के लिए होता है हंसपद या त्रुटि पूरक चिन्ह। विवरण चिन्ह क्या होता है, जब किसी बात का विवरण या उदाहरण पहली पंक्ति में देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी डैश का। ठीक है, कॉलन प्लस डैश। जब किसी बात का विवरण या उदाहरण अगली पंक्ति में जब देना हो तो इसका चिन्ह देखिए। अब इसका प्रयोग अब कम होता जा रहा है, अब या तो केवल एक का ही यूज हो रहा है। जैसे प्रतिभागियों के नाम नामांकित हैं, अब यानी आगे होंगे ना नामांकित, इसलिए आगे की लाइन जो है उसको ऐसे डिनोट किया जा रहा है कि ऐसे हैं। ठीक है बेटा, यानी ये मेरा विवरण निम्नानुसार है, तो इस चिन्ह का उप विराम या अपूर्ण विराम किसको कहते हैं, अपूर्ण कॉलन, यानी कि इसका प्रयोग किसी बात को अलग दर्शाने के लिए किया जाता है, किसी बात को अलग। जैसे वृद्ध पुरुष, तो वृद्ध पुरुष कौन है, संत रविदास, इसलिए दिया गया कॉलन। ठीक है, उप विराम पूर्ण विराम। सांप्रदायिकता भी देखो, यानी एक कोड है, सांप्रदायिकता क्या है, एक कोड, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया गया। उप विराम यानी दोनों को थोड़ी अस्थायित्व दी गई है जगह। निर्देशक क्या होता है, यानी डैश चिन्ह, ये वाला। इसका उदाहरण देते समय संवाद की बोल, इसका किसी बात को उदाहरण देते समय यूज करते हैं, या संवाद बोलने के बाद या वार्तालाप या व्याख्या स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, देखिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अर्थ लिखिए। अब अर्थ लिखिए के बाद ये वाला यूज हुआ, यानी ये निर्देश दे रहा है, निर्देशक। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अब ऐसे करके दे दिया सुभाष चंद्र बोस, तो निर्देश दे रहा है कि कौन कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अब बाकी तो जो उन्होंने कहा है उसको डबल इनवर्टेड का में किया ही है। ठीक है बेटा, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, अब डैश दे दिया, जय जवान जय किसान। ठीक है, तो बेटा अब आप अपने प्रश्न, आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है, आप अच्छे से इसको वॉच कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू बेटा।